बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। और इस शो में अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे दिन भर का कारोबार कैसा रहा, आज अहम खबरें कौन से आई और इसके अलावा मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या व्यू बन रहा है बाजार पर, ये भी हम आपको एक एक करके सुनवाएंगे। लेकिन चलिए यहाँ से सीधे चलते हैं प्रियंका के पास ये समझने के लिए दिन भर मार्केट में किस तरह का कारोबार देखने को मिला। प्रियंका, गुड आफ्टरनून, बताइए। देखिए बाजार आज किस तरह से रिएक्ट किए। पहले तो ग्लोबली सेंटिमेंट्स पर एक बाउंस बैक दिखा, लेकिन ये बड़ा सवाल था क्या ये जो बाउंस है, ये जो एक रैली रिलीफ रैली सी आज देखिए, ये कितना टाइम सस्टेन करेगा। सिर्फ इंट्रा डे भी सस्टेन नहीं हो पाया, कुछ घंटों में ही हमने अर्ली गेन्स को इरोड होते हुए देखा और उसके बाद सेकेंड हाफ में तो आप इनफैक्ट बड़े शॉट्स बनते हुए देखा बाजार पर। 15,350 360 के पास बाजार बंद हुआ है, यानी लगभग अपने 15,500 के जो बड़े सपोर्ट से 150 पॉइंट नीचे आके बंद हुआ है। तो यानी आपके लिए क्लियरली नीचे की तरफ डाउनसाइड और ओपन हो गया है। ये इंडिकेट पहले भी बाजार पर एक्सपर्ट्स भी करते आ रहे हैं कि यहाँ से अगर ये अहम सपोर्ट टूटते हैं तो बड़ी डाउनसाइड देखने को मिल सकते हैं। तो जाहिर तौर पर आप एक रिस्क जोन, एक कॉशियस टाइम, इसकी बात तो आपको नहीं नकार सकते। बड़े आज डाउनफॉल या फिर लूजर्स कहाँ से निकल कर आए, सबसे ज्यादा वीकनेस को मेटल पैक में देखी। निफ्टी के पहले 5 बड़े लूजर्स आप बात करें तो उसमें हिंडाल्को, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स शामिल थे। कोल इंडिया, ओएनजीसी की बात हम लगातार करें कि क्यों ओएनजीसी इतना नीचे गिर रहा है, क्या क्रूड के टॉप आउट होने के कई इंडिकेशन आ रहे हैं। तो इस वक्त एक बड़ी जो थीम प्ले आउट करते हुए बाजार पर दिख रही है, जितने भी कमोडिटी प्लेयर्स हैं, चाहे वो सॉफ्ट कमोडिटी हो, बेस मेटल हो, उनमें बड़ी वीकनेस है। आईटी आपको लगातार वीक दिखाई दे रहा है और वो क्लियरली आपको बाजार पे आज हावी होता हुआ दिखाई भी दिया। इसके अलावा मिड कैप स्पेस से आप आरबीएल बैंक जैसे काउंटर्स देखें, जहां ऑलरेडी बड़ी गिरावट हम पीछे के कई दिनों से देख रहे हैं, जब से चेंज इन मैनेजमेंट है वो वहां से रिस्पाइट नहीं है। आज भी 8% की गिरावट के साथ बंद होते हुए आपको आरबीएल बैंक दिख रहा है, लगभग 8%। गेनर्स कौन से थे, जो जिनको भी अब कमोडिटी के ऊपर पीक से नीचे गिरने का फायदा मिलेगा। वीट एज अ कमोडिटी, तो सॉफ्ट कमोडिटीज का फायदा आप देखें, ब्रिटानिया, नेस्ले, एचयूएल, वो इस बाजार में भी, इस गिरते हुए बाजार में, वीक बाजार में भी वीक नहीं हुए। सो ये कुछ ट्रेड्स ज़रूर दिख रहे हैं क्लियरली कि बाजार में सेक्टर चर्निंग हो रही है। बाजार बहुत क्लियरली एक डाउनसाइड रिस्क की तरफ बढ़ रहा है। नया लेग रूम अब ओपन हो रहा है क्योंकि बड़े सपोर्ट यहाँ से ब्रेक डाउन है और कॉशियस होने का फिर से वक्त है। रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट जो ऑलरेडी बना हुआ है वो क्लियरली आपको बाजार पर इस वक्त दिखाई दे रहा है। लेकिन कल वीकेंड है तो मे बी हम इस हफ्ते की जो पोजीशन शॉर्ट ट्रेडर्स की होगी वो कवर होते हुए देखेंगे, तो शायद बाजार में कुछ पुल बैक्स आपको अटेम्प्ट होते हुए भी दिखाई दिए। लेकिन बड़े सपोर्ट के नीचे आके आज बाजार बंद हुआ है 15,350 के पास। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो एक अहम सपोर्ट के पास आज क्लोजिंग देखने को मिली 15,360 के पास, और बैंक निफ्टी में भी देखिए करीब जो एक्सपायरी आज देखने को मिली है वीकली वो 32,600 के आसपास देखने को मिली। और सुबह ही हमने आपको ये लेवल्स बता दिए थे कि इसके आसपास आज एक्सपायरी होने की संभावना है और मेटल शेयरों ने आज बाजार में दबाव बनाने का काम किया। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ खबरों पर और मार्केट एक्सपर्ट्स के व्यू पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। और क्वांट म्यूचुअल फंड के सीआईओ संदीप टंडन का कहना है कि में निवेशकों का ट्रेडिशनल तरीका बहुत कारगर साबित नहीं होने वाला है, इसलिए निवेशकों को अपने अप्रोच में बदलाव करना होगा। साथ ही बाजार के माहौल को समझते हुए रणनीति बनाने की भी जरूरत है। हम लोग एक हमेशा बोलते हैं कि एक बहुत अलग ढंग का एनवायरनमेंट प्ले आउट हो रहा है 2018 से, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन फेज। इसमें जो ग्लोबल एसेट क्लास हैं उनका एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी या चॉपीनेस जिसको बोले या स्टैंडर्ड डेविएशन बोले, वेरियस तरीके से आप उसको सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट करें, वो एलिवेटेड रहने वाला है। ओके, अगर एम्प्लॉयड वॉल्स एलिवेटेड रहने वाली है तो आपका जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं, बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी, वो बहुत इफेक्टिव नहीं रहेगी ये फेज में। ओके, इसलिए हम लोग हमेशा एक एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करते हैं उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट करते हैं। ओके, तो हमारे मैक्रो थीसिस में, हम लोग मैक्रो हाउस हैं, बॉटम से अप्रोच उतना फोकस नहीं करते हैं जितना टॉप डाउन पे आते हैं। तो हम लोग तो सेक्टर के अलावा, लार्जर थीसिस के अलावा एक एनवायरनमेंट को समझते हैं। अगर एनवायरनमेंट वॉलेटाइल है, ओके, तो आपको अपनी स्ट्रेटजी भी उसी एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम जो एक स्ट्रेटजी फॉलो करते आ रहे हैं, जैसे बहुत लोगों का एक मॉडल होता है कि हमारी ये थीसिस है, इसी थीसिस को हम बिलीव करते हैं, ये थीसिस हमको 15 साल, 20 साल, 30 साल के अंदर रिटर्न देके गई है, तो हम उस थीसिस को चेंज क्यों करें। ओके, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर एनवायरनमेंट ही इतना वॉलेटाइल है और इतना डायनेमिक हो चुका है, तो हमें अपनी अप्रोच भी चेंज करनी पड़ेगी। यही काम हम लोग करते हैं। तो हम लोग
जो भी हमारा फ्रेमवर्क है हम लोग उसमें मल्टी डायमेंशनल एंगल से सब चीजें को एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसे हम लोग का भी एक पर्सपेक्टिव है कि यस, क्रूड का टॉप नहीं बना है, नेचुरल गैस का एक टॉप जरूर बना है। ओके, अच्छा, नेचुरल गैस का टॉप बना है तो आपको यूरोप में जो भी इन्फ्लेशन से रिलेटेड चैलेंजेस आ रहे हैं वो भी थोड़े सेटल होंगे, क्योंकि वहाँ पे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। इंडिया के लिए डेफिनेटली अभी भी ये कंसर्न है कि अपना क्रूड का एक टॉप नहीं बना है। मुझे अभी भी लगता है क्रूड में छोटा मोटा करेक्शन होके एक शार्प अप मूव अभी भी पेंडिंग है। ओके, 2 महीने में आए, अगले 3 महीने में आए, वो कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियल ईयर में प्ले आउट जरूर होगा। अगर इंडिया के एंगल से मैं देखें तो वही एक बड़ा लास्ट रिस्क बाकी है अभी भी जो प्ले आउट हो सकता है, जो बिकॉज वो हम लोग जैसे हमने लास्ट ईयर हमने देखा था कि टेक्नोलॉजी स्टॉक में जिस तरह का यूफोरिया हुआ उसी तरह का यूफोरिया कमोडिटीज में भी हुआ, बट क्रूड में वो एक्सटेंड हो रहा है। ओके, और अभी क्लासिक यूफोरिया नहीं हुआ है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर वो जैसे ही अनफोल्ड होता है तो उसके बाद क्रूड में भी आपको एक शार्प रिएक्शन नीचे की तरफ मिलेगा। इसलिए हम लोगों को एक लार्जर पिक्चर भी अगर हम देखें तो हमको ये लगता है कि अगले 3-4 महीने में इन्फ्लेशन का भी नियर टर्म पर्सपेक्टिव, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में हम लोगों का ध्यान इन्फ्लेशन डेवलप मार्केट के लिए अभी भी बहुत तेज है, इंटरेस्ट रेट पे भी बहुत लॉन्ग टर्म भी बहुत तेजी का है। ओके, बट अगर हम मीडियम टर्म और नियर टर्म की बात करें तो हमको लगता है कि कहीं अगस्त तक एक इन्फ्लेशन का पीक होना चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए अब इसके बाद सीमेंट सेक्टर से जुड़ी एक अहम खबर आपको बता देते हैं। एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक CCI यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ कंपनियों पर कार्टलाइजेशन का आरोप लगा दिया। ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं मेघना मित्तल के पास। मेघना, बताइए। जी, जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जो कंप्लेंट्स आई हैं कार्टलाइजेशन की सीमेंट कंपनीज़ के ऊपर, हम जानते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन कुछ समय से चल रही है। इनफैक्ट रेड्स वगैरह भी कंडक्ट हुई थी CCI द्वारा इन सीमेंट कंपनीज़ के ऊपर। तो जो अब सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि ये रिपोर्ट CCI की ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुकी है, 1 हफ्ते के अंदर ये रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी। उसके बाद सीमेंट कंपनीज़ को सम्मन किया जाएगा, उनकी तरफ से भी जो उनको एक्सप्लेनेशन देना है वो सब डिस्कस होगा, सुना जाएगा। उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली अगस्त तक जो CCI का डिसीजन है वो आएगा। इनफैक्ट अगर ये डिस्कशन के बाद सीमेंट कंपनीज़ के बाद अगर वो गिल्टी प्रोनाउंस होते हैं तो पेनल्टी भी उन पर लग सकती है। जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि इस रिपोर्ट में प्राइमा फेसी इन सीमेंट कंपनीज़ को कंपटीशन लॉ वायलेट करते हुए पाया गया है, जो कुछ प्रोविजंस हैं कंपटीशन एक्ट के जिसमें कार्टलाइजेशन भी इंक्लूडेड है। तो ये एक बड़ी जानकारी इस समय सूत्रों से आ रही है। ये भी याद रखिए कि ये पहली बार नहीं है जब ये सीमेंट कंपनीज़ के ऊपर कार्टलाइजेशन के एलिगेशंस लगे हैं। 2016 में भी हम जानते हैं कि CCI ने अप्रॉक्सीमेटली ₹6,300 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी 11 सीमेंट कंपनीज़ के ऊपर कंबाइंड, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने बाद में स्टे कर दिया गया था। तो इस वक्त जो बड़ी जानकारी मिल रही है कि जो ये रिपोर्ट है ये 1 हफ्ते के अंदर सबमिट हो जाएगी। उसके बाद सीमेंट कंपनीज़ का डिस्कशन होगा। उसके बाद अगस्त तक अगर वो गिल्टी प्रोनाउंस होते हैं तो उन पर पेनल्टी लगेगी। जाके ग्रोसरी लेने में टाइम बहुत जाता है, तो इसलिए ज़्यादा मैं ऑनलाइन प्रेफरेंस ही करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। बहुत अच्छा है, काफ़ी ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ। हार्डली किसी चीज़ के लिए बाहर जाना पड़ता है जो कि फिजिकली हमें कुछ देखना है, काफ़ी इजी हो गया। ऑनलाइन शॉपिंग से हम लोग घर में बैठे बैठे सब चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। ऑनलाइन सेल्स ग्रोथ हुआ है, सिनेरियो चेंज हुआ है परचेजेस का। हमारे घर प्रोडक्ट आ जाता है एंड वी कैन रिटर्न द प्रोडक्ट, हमें नॉर्मल प्रोसेस में नहीं मिलता। हमारे परिवारों को सांस लेने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा।
अगर हम हवा को शुद्ध रखना चुनेंगे, हमारे आज के बढ़ाए कदम हमारा कल तय करते हैं। HDFC बैंक परिवर्तन आज कार्यरत है एक बेहतर कल के लिए। आप क्या करेंगे? आप क्या बदलाव लाएंगे? क्या आप कुछ बेहतर करेंगे? क्या आप पूरी तरह से कुछ नया बनाएंगे? हमारे डेल टेक्नोलॉजी सलाहकार आपको लाजवाब चीजें करने के लिए जरूरी उपकरण और विशेषज्ञता उपलब्ध करवाते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि हम सब में है कुछ नया करने का हुनर। बिजनेस लोन्स बोले तो सिर्फ लैंडिंग कार्ड एंड पराठे बोले तो सिर्फ आलू के। पहले डाउनलोड लैंडिंग कार्ड ऐप, फिर अपलोड पराठा। जूम पर हो रही है मेगा प्राइजेस की बारिश। रिफ्रेशिंग बीट सुनो, बारिश के रिदम्स में स्वे करो और जूम देखो, प्राइज जीतो। रोज सुबह 8 से 12 बजे जूम देखो। टीवी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे बरस के कॉल करो। हर रोज 3 लकी विनर्स को मिलेंगे शानदार प्राइजेस और वीकली 1 लकी विनर जीतेगा एक मेगा बम्पर प्राइज। सो स्टे ट्यून्ड और जूम देखो, प्राइज जीतो। परफॉर्मर ऑफ द मंथ। सर वो काफी टाइम से मेरा इंक्रीमेंट पेंडिंग है। कहाँ भागे जा रहा है? तो सीढ़ी देख रहे हो? इस सीढ़ी के पहले पड़ाव पे हो अभी तुम, कल टॉप पे होंगे। उस कल का इंतजार करो माय बॉय रोहन। वो कल कभी नहीं आएगा दोस्त। आपकी सही कीमत समझने वाले हमेशा करते हैं सीधी बात, जैसे करता है IIFL फाइनेंस। IIFL गोल्ड लोन, ब्रांच में सोना दो, 5 मिनट में पैसा लो, ज्यादा लोन की रकम, झंझट सबसे कम। IIFL फाइनेंस। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब एक और स्टॉक पर डिस्कशन कर लेते हैं। और आज गुजरात गैस फोकस में था, काफ़ी गिरावट यहाँ पर देखी गई है। एशिया स्पॉट LNG कीमतों में बड़ी तेजी आई है और इसी वजह से हमने देखा कि गुजरात गैस फोकस में है। बताने के लिए और ज़्यादा जानकारी देने के लिए इस खबर पर हमारे साथ सौमित जुड़ चुके हैं। सौमित, बताइए गुजरात गैस से जुड़ी क्या खबर है? अगर आप देखेंगे तो एशिया स्पॉट LNG के जो कॉन्ट्रैक्ट्स आज से वापस ट्रेड होना शुरू किए हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उसके जो प्राइसेस वो काफ़ी सर्च कर चुके हैं, करीब $34 पर MMBTU के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। अब अगर लास्ट 1 मंथ का अगर आप एवरेज प्राइस देखेंगे तो $23 के आसपास था, तो काफ़ी एक बड़ा शार्प अप मूव हमें देखने को मिला। अब इसके वजह से गुजरात गैस पे इसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि गुजरात गैस इम्पोर्टेड गैस पे काफ़ी ज़्यादा रिलाई करती है, क्योंकि उनका जो सेल्स वॉल्यूम है वो इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा है। करीब 75% ऑफ द टोटल सेल्स वॉल्यूम इंडस्ट्रीज से आता है। और एट प्रेजेंट अगर आप देखेंगे तो जो स्पॉट प्राइसेस पे जितना गैस ले रही है अभी, करीब 30 to 35% ऑफ गैस रिक्वायरमेंट वो स्पॉट मार्केट से अभी उठा रही है। और इसके वजह से और ये हायर प्राइसेस की वजह से उनकी मार्जिन्स या तो वॉल्यूम्स पे इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो रिसेंटली हमने मॉर्बी एसोसिएशन से भी बात की थी, जहाँ पे उन्होंने क्लियरली कहा था कि प्रोपेन काफ़ी सस्ता है गैस के सामने और इसी कारण वो प्रोपेन पे शिफ्ट कर रहे हैं। और अब गैस प्राइसेस और बढ़ने के कारण प्रोपेन पे जो शिफ्ट है वो एक्सीलरेट हो सकता है, जिसकी वजह से एक वॉल्यूम्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और अगर मार्जिन्स की अगर हम बात करें तो अगर गुजरात गैस ने प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रखी या लोअर साइड पे रखी तो उनके मार्जिन्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो ऑल इन ऑल फर्स्ट क्वार्टर FY23 पे या तो वॉल्यूम्स या तो मार्जिन्स या दोनों पे ही गुजरात गैस के नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि गैस प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा सर्च कर चुके हैं अब। बिल्कुल। अब तो ये थी खबर गुजरात गैस से रिलेटेड और इस वजह से हम देख रहे थे कि करीब 6% तक की गिरावट भी वहाँ पर देखने को मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया सौमित इस सारी जानकारी देने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।